हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मुझे उम्मीद है। और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेंथी आया था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल्स का था, थोड़ा जा रहा था लेवल, अच्छा बढ़िया था। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चंस बन जा रहे थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस थे सीरियसली, हाँ, जो मुझे देख के लगा कि हाँ, सीटेट को, जो सीबीएसई, इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए भाई, है ना। बाकी क्वेश्चंस तो नॉर्मल सही थे और काफी कुछ पढ़ाया हुआ भी आया हुआ था। ठीक है, और थोड़ा ऊपर नीचे भी आया था भाई पेपर। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमेशा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि कुछ पढ़ाया हुआ कुछ बाहर से ही आता है। हम नहीं कहेंगे कि हमारा ही पढ़ा हुआ आया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, लेकिन हमने जो पढ़ाया है उसका कंसेप्ट आपने अच्छे से करा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, वो क्वेश्चंस जरूर लगाए होंगे। और आज हम सीटेट जो 8 फरवरी फेब का जो क्वेश्चन पेपर था, है ना, उसको सॉल्व करने वाले। उसका जो सीटेट पेपर, जो आई मीन साइंस पोर्शन है जो, ठीक है, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। वैलिड आंसर देंगे आपको। ऐसे नहीं कुछ भी कि आपको भाई जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, नहीं, बहुत रिलैक्स होके अच्छे से। और नॉलेजेबल रही ये वीडियो पूरी, आप अच्छे से देखना ध्यान से। ठीक है, और वैलिड आंसर आपको देंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं साइंस पोर्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, देखो आपके क्वेश्चन पेपर अलग हो सकते हैं, कोड अलग हो सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर डिफर हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना, क्वेश्चन नंबर पे नहीं। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि देखो, प्रोसेस ए, एक प्रोसेस दे रखी है, उसमें क्या रखा है, इसको रेड कर लेते हैं और इसको भी रेड कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रोसेस ए, गैल्वेनाइजेशन इज प्रिवेंट टू रस्टिंग। देखो गैल्वेनाइजेशन होती क्या है कि देखो, जैसे ये गाटर है ना, ये लोहे की है, लेकिन इसमें कुछ दिन बाद क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इस पे क्या है, एक जिंक लेयर लगा दी जाती है, जिंक की लेयर लगा दी जाती है, जिससे क्या होगा कि ये ना रस्टिंग नहीं होती है इसके ऊपर। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। देखो पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी होगी रस्टिंग के बाद। तो अब क्या होगा, जब रस्टिंग होगी, जो ऑक्सीडेशन होगा, वो आयरन का नहीं होगा, वो किसका होगा, जिंक का होगा। समझ गए बेटा, किसका होगा बेटा, जिंक का होगा। ठीक है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगी ना बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ व्हाट, ये क्या है हमारा, देखो अब पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था आयरन का, अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का। तो जिंक खराब होगा, ना कि ऑक्सीजन खराब, वो आयरन खराब होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो गाटर है उसमें रस्टिंग नहीं लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज इलेक्ट्रिक प्लेटिंग ऑफ कॉपर। क्या ये फिजिकल है या केमिकल है? देखो कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने कराया था, आपको याद है, आप पिछली थर्ड या फोर्थ वीडियो देखी इससे पहले मेरी, बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने टॉपिक पढ़ाया था और मैंने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है, उसमें क्या होता है कि जो प्योर कॉपर है वो इधर चला जाता है, इम्प्योर कॉपर इधर चला जाता है। ठीक है, हाँ, एनोड उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना। मतलब क्या होगा कि जो अंदर कॉपर सल्फेट है वो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। किसमें बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। समझ के, और आयनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ना कि फिजिकल। तो ये देखो, इसमें भी रिएक्शन हो रही है, आयरन की जगह किसकी रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन के साथ, हाँ, जिंक की। और उसमें भी एक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि कॉपर सल्फेट है वो क्या कन्वर्ट हो रहा है बेटा, आयनिक हो रहा है, वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट हो रहा है। दोनों ही क्या है बच्चा मेरे, दोनों ही एक केमिकल चेंज है, समझ के, फिजिकल नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन इसमें, बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि दोनों में केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कुछ और बन जा रहा है। आपको याद है फिजिकल और केमिकल, मैंने एक टॉपिक उठाया था, फिफ्थ या सिक्स्थ वीडियो, वो भी देख लेना बेटा। ठीक है, आपको प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, मेरी वीडियोस देखिए आप, इससे पहले जो फिफ्थ सिक्स वीडियो थी उसमें था। ठीक है, उसमें क्या था बेटा, ये जो फिजिकल और केमिकल चेंज मैंने बताया था कि फिजिकल में जो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, समझ के, सॉरी, इरिवर्सिबल होते हैं मतलब वापस आ जाते हैं, और केमिकल प्रोसेस जो वापस नहीं आते हैं। देखो वापस कैसे आएगा, ये आयरन की जगह जिंक की रिएक्शन हो रही है ना, और ये भी रिवर्सिबल है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम, कौन सा, इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। समझ के, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, A ray of light travels from an optical denser medium to an optical rarer medium. Denser से rarer जा रहा है। देखो बेटा, denser मतलब क्या होता है, denser होता है हल्का मीडियम। वो सॉरी, डेंसर मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आई सॉरी, एक दो चीजें मैं करेक्ट कर लूंगा उसको। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होता है बेटा, भारी मीडियम, भारी मीडियम। ठीक है,
मतलब जो भारी होता है, और हल्का रेयर मीडियम को हल्का बोलते हैं। देखो जब कोई लाइट, मान लो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो लाइट जब एक डेंसर मीडियम में जाती, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो क्या होता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसको बोलते हैं बेटा, जो ये वेव है, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होती है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी, देखो ये ध्यान रखना कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाती है ना। देखो नंबर ऑफ साइकिल्स कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये एक हो गई यहाँ पे, यहां से और यहां तक मान लो एक वेव हो गई, ठीक है, दो हो गई, तीन हो गई, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जो साइकिल्स है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि भाई एक सेकंड में ऐसी कितनी वेव बन रही है। जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये लेंथ स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग में मान लो कितने 6 टर्न्स है, 50 टर्न्स है, आप उसको खींच सकते हो, खींचने के बाद उनका गैप इंक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्या वो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे? नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स तो उतने ही रहेंगे, है ना, उनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी चीजें चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, ये फास्टर हो जाएगी, वेवलेंथ भी बड़ी हो जाएगी, समझ में? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। क्यों? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप देखें ना, तो v बाय लैम्बडा, c बाय लैम्बडा, ये भी बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी, बट ये कांस्टेंट रहेगी। भाई ये मान लो 2 थी पहले, 4 थी, ठीक है, बढ़ के मान लो 4 हो गई या 8 हो गई, लेकिन रेशियो तो वही आएगा ना बेटा, है ना, वो चीज नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट। तो इसका आंसर, हाँ आंसर तो बता देते हैं, इसका आंसर नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में बेटा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, सैंपल 4 metals A, B, C are added to following solution separately. The result observers shown in figure. What is the order of reactivity? देखो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए भी आपको मैंने एक वीडियो कराई थी ठीक है, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। आप ना 7th, इससे पहले जो भी वीडियो थी रिएक्टिविटी सीरीज की, पता नहीं कौन से 5वें 6ठे नंबर की है, इससे पहले वाली जो वीडियो बता रहा हूँ उसमें देखना मैंने ट्रिक के साथ कराई है। क्या कि कौन सी थी, क्या ट्रिक था बताओ, जिन बच्चों ने पढ़ा उसका मैं बता रहा हूँ। काशी नाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा, वो कहता है कौन है जी आगे आओ। आपको जाते ही ये ट्रिक लिख देनी थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो बनता ही है हमेशा, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि देखो तुम सबसे पहले ना इसमें देखो सबसे रिएक्टिव कौन कौन से मेटल की बारे में बात हुई है, आयरन, कॉपर और जिंक। कहाँ है आयरन? आयरन, कॉपर और जिंक, समझे? ठीक है। अब कह रहा है देखो नो चेंज, अगर आप सी और डी देखो, डी में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, आप देखो जरा, है ना। तो जो है डी मतलब क्या है हमारा, कॉपर। अगर इसको देखो ध्यान से, देखो ए बी सी डी एडिड ऑन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हाँ देखो ए में नो चेंज आ रहा है ना। और अगर कोई मेटल मान लो ए है हमारा, वो FeSO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, ग्रीन डिपॉजिट इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके देखो ये क्या कर रहा है, ये ब्राउन डिपॉजिट कर रहा है, यानी इसका मतलब आयरन जिंक, है ना। और ये क्या कर रहा है, ये जिंक को भी रिएक्ट कर रहा है ना, जिंक के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। यहाँ नो चेंज, नो चेंज, डैश का मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, समझ के। तो यानी देखो जिंक ए व्हाइट कोटिंग ऑन मेटल। आप मेरी बात सुनो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है इन तीनों में, जिनका नाम है आयरन, कॉपर और जिंक, है ना। आयरन, कॉपर और जिंक। देखो ये जो मेटल है डी, आप ध्यान से देखो, डी मेटल क्या कर रहा है, जिंक को भी डिस्प्लेस कर रहा है ना, मतलब इसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, है ना। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये मेटल क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा, कि भाई वो जिंक को भी रिप्लेस कर पा रहा है। और कोई नहीं है, देखो जिंक के साथ और कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है इन एबीसी में से, लेकिन डी ने रिएक्शन करी, यानी डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। अब लीस्ट रिएक्टिव देख लेते हैं। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा, जो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, कम रिएक्टिव कौन सा, कॉपर, उसके साथ भी रिएक्शन ना कर पाए, है ना। अब उसके साथ भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा, कहां नहीं रही, यहां रिएक्शन नहीं हो रही है, सॉरी सी नो चेंज, कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है यहां पे। इसका मतलब सी इतना कम रिएक्टिव है, वो कॉपर जैसे कम रिएक्टिव, सबसे लीस्ट कौन सा रिएक्टिव है ये बताओ, ध्यान से सोचो। कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, वो उसको भी नो चेंज, मतलब सी ना उसके साथ भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब सी सबसे कम रिएक्टिव है, सी सबसे कम रिएक्टिव है। देखो डी वाला एक तो ये ऑप्शन बताया, देखिए सी कम से सबसे कम रिएक्टिव है,
समझ में आया? तो आंसर ये होगा बेटा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पूरा मगजमारी नहीं करनी होती है, थोड़ा ट्रिक दिमाग सोचना पड़ता है बेटा, समझ? थोड़ा दिमाग से सोचो, एलिमिनेट करो, है ना, और निकाल दो। एलिमिनेट करके कि भाई ये गलत, ये नहीं हो सकता, ठीक है, सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, आगे अच्छा, हाँ ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर सोइल कंटेन्स सैंड एंड सिल्ट। मतलब क्ले क्या होती है ना? क्ले का मतलब क्या होता है भाई? तुमने देखा होगा क्ले, बच्चे खेलते रहते हैं, वो क्ले तो एक तरीके से केमिकल से बनती है, लेकिन क्ले मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी तरीके से। चिकनी मिट्टी में क्या होती है? सैंड होता है, हाँ रेत भी होती है, और थोड़ा सिल्ट गाद भी होती है। गाद हो सकती है, सिल्ट मतलब गाद, है ना? ओके। और देखो, पर कोलेशन ऑफ वाटर इज द फास्टर इन कौन सा है? लूमी सॉइल देन क्ले सॉइल। हाँ, लूमी सॉइल से क्ले सॉइल फास्टर होता है देन क्ले सॉइल। हाँ देखो, पानी परकोलेशन का मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना, समझ के? हाँ, इसका फास्ट होता है बी, ठीक है हमारे पास, ठीक है। और सैंडी सॉइल हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल। सैंडी सॉइल मतलब हाँ रेत तो ज्यादा होते हैं उसके अंदर, हाँ ये भी ठीक है, हमारा बी और सी भी ठीक हो गया। लूमी सॉइल कंटेन्स ह्यूमस। ल्यूमी सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है, हाँ थोड़ा ह्यूमस तो होता है, बट फिर बी सी डी कहीं तो ऑप्शन है नहीं इसमें, है ना? थोड़ा कम इसमें, मैं थोड़ा डाउट में हल्का सा, तो मुझे बट ये लगता है इसका आंसर। क्यों? देखो ये दोनों ऑप्शन ठीक है कि देखो लूमी सॉइल, द परकोलेशन ऑफ वाटर इन लूमी सॉइल देन क्ले सॉइल में तो देखो वैसे ही चिकनी है वो, है ना, वो कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगी। दूसरा, सैंडी सॉइल हैज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल। सैंडी मतलब रेत है जो, है ना, रेत के अंदर जो है हमारे पास, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं भाई, सैंडी सॉइल मतलब उसके अंदर बिग पार्टिकल छोटे छोटे आप देख सकते हो रेत के कणों को, ये भी ठीक है हमारे पास। क्ले सॉइल कंटेन सैंड एंड सिल्ट। सैंड नहीं होता, हाँ क्ले सॉइल में सैंड नहीं होता भाई, सिल्ट तो होती है, ठीक है, ये गलत हो गया। तो बी और सी मुझे लगता है सही आंसर होगा, ठीक है। लूमी सॉइल में ह्यूमस होता है, नेग्लिजिबल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी और सी इज द करेक्ट आंसर, तो ये होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, there was a belief that all living beings on earth were created by God। देखो कुछ बिलीव करते थे कि सारी जो सृष्टि है उसकी रचना गॉड ने करी है, सब लोगों को गॉड ने बनाया। लेकिन डार्विन आया और उसने बताया कि लाइफ जो बनती है, फॉर्म्स इवॉल्व बाय द अर्थ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कि लाइफ जब बनती है, इसका मतलब जो लाइफ थी उसके अंदर वो किससे बनी? प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से कुछ ना कुछ जीवन का कुछ था, रोल था, मतलब पहले से कुछ सेल्स थी, लिविंग सेल्स थी, तभी वो हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस में आए हैं, अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। तो डार्विन का मानना ये था, है ना, डार्विन के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। तो क्या कहता है इसे, व्हाट डज द, क्या कह रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा साफ सा नहीं लग रहा है, ठीक है। व्हाट डज अबाउट एक्सेप्ट इलस्ट्रेट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। मतलब साइंस के बारे में इससे क्या समझते हैं हम? देखो इसका मतलब क्या है कि साइंस एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब साइंस में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस मतलब साइंस फिक्स नहीं है, समय समय के बाद परिवर्तन आए। एक स्टेटमेंट को दूसरे साइंटिस्ट ने गलत किया है, आज भी हम सोचते हैं कि ये चीज फिक्स है भाई। वायरस के बारे में जो स्टेटमेंट है, कोई भी चीज अगर फिक्स है तो वो चेंज हो सकती है बाद में, है ना। तो ऐसा कोई नहीं है, साइंस फिक्स नहीं होती, साइंस इज टेंटेटिव। कैसी है बेटा? टेंटेटिव, मतलब बदलाव हो सकते हैं साइंस में, हुआ बदलाव। अब हम डार्विन की थ्योरी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगला, हाँ 4 टेस्ट। भाई ये क्वेश्चन है ना, लोगों का दिमाग खराब कर दिया, आई नो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें ना, एलिमिनेशन मेथड ज्यादा यूजफुल रहेगा इसमें। देखो 4 चीजें ए बी सी डी, है ना। ए में क्या है? ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज तुम्हें ये वेरी देखना था कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। ग्लूकोज कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। टेस्ट बी कंटेन टर्मरिक। टर्मरिक एक इंडिकेटर है ना, ओके। डिटर्जेंट क्या है? एक बेस है, कड़वा होता है, बेस, है ना। नेक्स्ट, डी कंटेन्स प्योर वाटर। प्योर वाटर भी कैसा होता है हमारा? कैसा होता है बेटा प्योर वाटर हमारा? वो है क्या? न्यूट्रल है, ठीक है। क्लियर है बेटा? देखो एक तो सबसे पहली बात, जो न्यूट्रल कलर है वो कभी भी क्या नहीं करेगा, वो कभी भी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा, समझ में आया? यानी सी तो कभी भी क्या करेगा, चाहे ब्लू कलर हो चाहे रेड
कलर हो उसके, उसको कलर नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो ब्लू है तो ब्लू ही रहने देगा, अब रिमेन्स ब्लू, रिमेन्स ब्लू। देखो सी में आएगा रिमेन्स ब्लू, है ना, क्योंकि सी क्या है हमारा, प्योर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और कौन सी स्टेटमेंट, ठीक है, रिमेन्स। ए क्या है हमारे पास, ए में क्या है बेटा, ए में है हमारे पास न्यूट्रल, ठीक है। रिमेन्स ब्लू, हाँ ये भी रिमेन्स ब्लू कर सकता है, ये भी रहेगा, लेकिन टर्न्स ब्लू क्योंकि वो भी न्यूट्रल है ना हमारे पास, ठीक है, ओके। उसके बाद बी में आ जाते हैं। बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास, बी हमारे पास है, हाँ टर्मरिक, है ना। और टर्मरिक क्या करता है, चेंज द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। और कलरलेस, फिनोफ्थिलीन के साथ एसिड कोई कलर रिएक्शन नहीं करता। और ये क्या करता है, जो सी है हमारे पास, वो क्या करेगा, उसको पिंक में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी और सी होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी और सी, मतलब सेकंड और थर्ड, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। तो ये मुझे बस ऐसा देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, ये क्यों नहीं हो सकता, मैं बता दूं। देखो ये क्या है बेटा, डी क्या है हमारा, डी देखो डी हमारा न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्लू में नहीं कन्वर्ट कर देगा, किसको, न्यूट्रल तो करेगा ही नहीं रिएक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, समझ के। अच्छा, एलिमिनेशन इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। ए पे आते हैं हम, ए क्यों नहीं मैंने चूज करा, देखो ए इसलिए चूज नहीं करा मैंने, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, ए के अंदर न्यूट्रल है हमारे पास, ठीक है। और डी क्या था हमारा, डी था प्योर वाटर, हाँ। ए क्या है हमारा, ए भी न्यूट्रल है हमारे पास, लेकिन वो पिंक, पिंक में नहीं कन्वर्ट कर सकता, किसको, फिनोफ्थिलीन को, इस ब्लू में नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम अगला, विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉमन फंगस, मोज एंड फर्न। देखो मोज फर्न, इसके अंदर चार ऑप्शन है हमारे पास। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज फ्रेगमेंट हो जाए, टूट जाए, पार्ट्स में टूट जाए और उसमें नया स्पीसीज डेवलप हो जाए। ये रीजनरेशन है, जैसे छिपकली के अंदर पूंछ आ जाती है दोबारा से, वो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा जनरेट हो जाएगा। बडिंग का मतलब है कि किसी इस सेल के ऊपर एक और छोटा बड टाइप हो जाता है, जैसे छोटी सी कोपल बोलते हैं ना उसको, जैसे गुलाब की कोपल सी आ जाती है छोटी सी, उसको टूट के नई बन जाती है, फिर वो, है ना, हम मतलब वो नया एक गुलाब बना देती है, उसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है, ओके। स्पोर फॉर्मेशन, यस दिस इज द राइट आंसर। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, कि जो फंगस होती है ना, देखो आप यहाँ खुजाओगे, है ना, तो कुछ देर बाद आपने यहाँ खुजाया, तो यहाँ पे भी खुजली चलने लग जाती है। एक्चुअली क्या होती है, जो फंगस होती है उसके अंदर स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, तो वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। स्पोर्स मतलब छोटे छोटे बीज से होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ है स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट है, देखो फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेल ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसने क्या करा, एक फ्लोरोसेंट एलिमेंट को रखा पेपर के अंदर, है ना, तो उसने देखा कि कुछ चेंजेस हो गए, है ना। उसने वो एक्सपेरिमेंट, वो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, वो स्टेटमेंट यही कह रही है कि, बहुत बड़ी स्टेटमेंट इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं इसका समराइज फॉर्म बता देता हूँ, कि उसने उसको रखा, ठीक है, किसमें, एक फोटोग्राफिक फिल्म में या पेपर में रखा, किसको, फ्लोरोसेंट एलिमेंट को, उसके ऊपर स्टडी कर रहा था। फ्लोरोसेंट एलिमेंट जानते हो आप, जो रात में चमकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसने उसको लगा कि जो फ्लोरोसेंट है लाइट की वजह से चमकते हैं, लेकिन उसने क्या करा, उसको एक पेपर पे रखा या एक एलिमेंट उसमें रखा और उसको ड्रॉर में रख दिया, लेकिन उसने देखा कि नहीं, लाइट की एब्सेंस में भी वो जल रहा है। तो वो ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता था। तो कुछ चीजें जो है वो एक्सीडेंटली हुई है साइंस में, है ना, बहुत सारी जो फिनोमिनन है वो साइंस में इस तरीके से ही हुए हैं। जैसे मैं एक और बताता हूँ, जैसे हाँ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसने देखो कंपास पटक दिया ऐसे ही, किसमें, जो करंट कैरिंग वायर है, उसने देखा कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो बहुत सारी डिस्कवरी एक्सीडेंटली हो जाती है साइंस में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, साइंस इज सॉलिटरी प्रोसेड, साइंस इन नॉलेज इज टेंटेटिव, प्रो क्रिएटिव साइंस डिस्कवरी कैन बी, हाँ सीक्रेंडस, संयोगवश हो सकती है, इसका मतलब क्या है ये, सेरेंडिपिटियस, मतलब साइंस में कुछ जो गतिविधि है वो संयोगवश हो सकती है,
इसका आंसर यही है। तो मेरी बात समझ गए होगे आप, है ना। मेरे पास वर्ड नहीं था एक्चुअली बोलने के लिए, लेकिन इसका मतलब यही है कि कुछ चीजें साइंस में संयोगवश हो जाती है, हम करना नहीं चाह रहे, बैकवर्ड भी ये डिस्कवरी नहीं करना चाह रहा था लेकिन हो गई है, समझ के। ओके, नेक्स्ट करते हैं आगे। हाँ हाँ ठीक है। सेपरेशन ऑफ आर्म्स फ्रॉम द, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से क्या अलग नहीं हो सकता, देखो सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल ये मैंने कराया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन मैंने ये पढ़ा था एनसीईआरटी की बुक में कि सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम पर मैग्नेट ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। किस प्रोसेस से बेटा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कंसीडर द टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग पार्टिकल चेंज इट्स मोमेंटम। देखो क्या कह रहा है कि नॉन जीरो वर्क हैज टू बी डन, मतलब वर्क करना जरूरी है अगर हमें मोमेंटम चेंज करना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन में देखो बात करो आप, देखो वर्क जीरो होता है सर्कुलर मोशन में, क्यों, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है और एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन मोमेंटम चेंज होता है, क्यों, मोमेंटम क्या चेंज होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। टू चेंज द मोमेंटम पार्टिकल अ नॉन जीरो नेट फोर्स शुड बी एक्ट, यस बिल्कुल सही बात है। देखो एफ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डीपी बाई डी। अगर फोर्स जीरो हो गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी पी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये आंसर ठीक है, वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, मोमेंटम चेंज करना है, आई एम सॉरी। तो S2 दोनों नहीं नहीं S1 तो गलत है, S2 सही है, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके आगे है, हाँ कुछ बच रहा था, हाँ ठीक है हो गया वो। नेक्स्ट, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। देखो वेस्ट वाटर एंटर्स अ ग्रिट ऑन द सैंड रिमूवल टैंक, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जैसे नाइट्रस फॉस्फेट आर रिमूव्ड बाय क्लोरीनेशन। ये बिल्कुल सही आंसर है, देखो गलत आंसर पे नहीं जाते, सही आंसर पे जाते हैं। क्लोरीनेशन क्या करता है, हार्ड वाटर को नहीं, क्लोरीनेशन क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जैसे छोटे कीटाणु इनको मार देता है ना। जब पानी में तुम क्लोरीन डालोगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह ये तो मर जाएंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक चीजें खत्म नहीं होगी उसमें, सल्फेट वगैरह, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है, अ टीचर इज डूइंग एन एक्टिविटी ऑन डेंसिटी, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट स्टील स्पून जो सिंक हो जाती है, लेकिन स्टील का जो बाउल है वो तैरता रहता है पानी के ऊपर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछती है बच्चों से कि व्हाट डू यू थिंक द बॉल डू नॉट सिंक, कि बॉल क्यों ना सिंक क्यों नहीं हुआ, व्हाट विल मेक इट सिंक, क्या चीज इसको सिंक करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब क्या कर रहे हैं बच्चे, अब सोच रहे हैं कि ये भाई ये जो बॉल है, ये जो कटोरा है, ये कैसे डूब सकता है। उसने एक एक्सपेरिमेंट कराया कि उसने देखा चम्मच तो डूब गई, लेकिन कटोरा रखा पानी के ऊपर तो वो नहीं डूबा। तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों नहीं, क्या ऐसे, अब ये कैसे डूब सकता है। तो बच्चे सोचेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, सोचने लगेंगे, कल्पना करने लगेंगे कि ये ऐसे डूबेगा। तो इसका सही आंसर है हाइपोथाइजिंग, वो थोड़े से सोचने लगेंगे अपनी चीजें, ठीक है। ओके, तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, villi have the large surface area which helps the small intestine in absorption of the food। देखो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। will I have the large surface area which have the small intestine, yes बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा, बट करेक्ट स्टेटमेंट है, हाँ ए आंसर होना चाहिए इसका बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विलाइज क्या होती है, छोटी छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी सी बेटा विलाइज होती है, छोटे छोटे से रेशे होते हैं, वो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और उनका एरिया बेटा लार्ज होता है, इसलिए वो खाने को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट, अगला, while the discussing about the nature of science is class, teachers makes the following remark, a scientist is open minded। ठीक है, ओपन माइंडेड का मतलब क्या है कि देखो, ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बकवास करूं और तुम्हारी तुम्हारी मतलब तुम्हारी थॉट को रिस्पेक्ट ना दूं, है ना, नहीं। देखो अगर मैं ओपन माइंडेड हूं तो ओपन माइंडेड का सही मतलब ये है बेटा कि मैं तुम्हारे नजरिए की भी रिस्पेक्ट करूं, है ना, जो तुम बोलो, क्या पता इन क्वेश्चंस में तुम कुछ ऐसा अलग तरीके से सोच रहे हो, है ना, कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए था, हाँ इसी को हम ओपन माइंडेड बोलते हैं बेटा। तो इसलिए साइंटिस्ट ओपन माइंडेड वो होगा,
ठीक है, जो दे ऑल्सो कंसिडर आइडियाज विच गो अगेंस्ट देयर ओन आइडियाज, जो हमारे अगेंस्ट भी जा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करूंगा अगर आप इसका मुझे कोई दूसरा आंसर, अल्टरनेटिव आंसर भी देंगे, है ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद आएगा कि हाँ भाई बच्चे ने ये सोचा। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट, which of the following task would be the least suitable on developing and understanding the relationship of science with society among learners? ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हो। देखो टॉपिक क्या है हमारा, ये ध्यान दो। विच ऑफ द वुड द लीस्ट सुटेबल, कब सबसे कम सुटेबल कौन सा है? देखो सबसे कम सुटेबल है कि आप ना पेपर वर्क करो। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ बाहर देखने जा रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। लीस्ट कभी भी कम से कम नॉलेज होती है बच्चों को पेन पेपर पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने से सबसे ज्यादा उसको सीखने को मिलता है, बाहर ऑब्जर्व करने से। तो एक तरीका है इसमें, एक ऑप्शन है माइंड मैप करना। माइंड मैप पेपर करना, पेपर पे करोगे आप, कंसेप्ट ऑफ माइंड मैप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे लीस्ट सोर्सफुल होगा ये हमारे पास। ठीक है, बाकी देखो बाकी चीजों में बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा। ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करोगे तो सोचने को मिलेगा। पोस्टर मेकिंग बच्चा हाँ इमेजिन करेगा। डिबेट ऑन न्यूक्लियर, डिबेट से दूसरे के विचार भी सुनने को मिलते हैं। तो इसका आंसर ये होगा बेटा। हार्मोन्स का बेटा भी कराया था मैंने, हार्मोन्स के देखना, मैंने आपको बोला ही था कि हार्मोन्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हार्मोन्स की भी एक वीडियो अभी लेटेस्ट में मैंने बनाई है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, देखो एड्रेनल हार्मोन्स क्या होंगे, वो डायबिटीज, गोइटर, सॉल्ट इम्बैलेंस, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं रहा तो ग्रोथ नहीं होगी, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। तो बी का आंसर 2 हो गया। अब बी का आंसर 2 कहाँ है भाई? बी का फर्स्ट एक में ही है, एक इसमें भी है। हाँ ठीक है, थायरोक्सिन, थायराइड हो जाती है, गोइटर हो जाता है, गले में ऐसी बीमारी हो जाती है गोइटर। तो सी का आंसर होगा 2। सी का आंसर 2 हो गया, सी का आंसर 2। ठीक है, इंसुलिन क्या करती है? मैंने बताया था बेटा, इंसुलिन क्या करती है? हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करती है। डी का आंसर 3rd हो गया। तो डी का आंसर 3rd हो गया। कौन सा आंसर हो गया? ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, और ए का क्या हो जाएगा? ए हमारा साल्ट इम्बैलेंस, एड्रेनल जो हार्मोन है हमारा साल्ट इम्बैलेंस को देखता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट, आगे आंसर। ओके, इन साइंस क्लास मिस्टर सुमित ब्रॉट सम मटेरियल। ठीक है, इट वाज वाटर बॉटल। तो मैं बता देता हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है। देखो एक टीचर था, उसने क्या करा है कि उसको हीट समझाना है बच्चे को। क्या बताना है उसको? हीट बताना है। तो इसमें क्या कर रहा है वो ना, एक बोतल ले रहा है नहीं नहीं, आई एम सॉरी, क्वेश्चन की स्टडी क्या है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो उसने क्या करा, एक पेपर लिया, ग्लास लिया, और उसमें ना एक पेपर रख दिया। ठीक है, अब पेपर क्या हो गया? पेपर जब तुम इसके ऊपर रखोगे, है ना, एक ग्लास के ऊपर पानी भरा हुआ, उसमें उसके ऊपर पेपर रखोगे, और उस पेपर को उल्टा कर दोगे तो वो चिपक जाता है ना। अगर तुम इस ग्लास को उल्टा कर दोगे तो पेपर जो रखा है वो उसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, ओके बेटा, ओके। तो अब क्या कह रहा है कि सम स्टूडेंट्स सेड दैट पेपर हैड ग्लू। उन्होंने कहा कि पेपर में ग्लू है। सर आपने चीटिंग करी है। व्हाइल अदर साइड इट हैड स्टक ड्यू टू द वाटर इनसाइड द बोतल। कुछ कह रहे हैं कि पानी की वजह से चिपक गया है ये। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? देखो वो क्यों कराना चाह रहा है ये सब। वो सब कराना चाह रहा है कि बच्चा सीखे इस चीज को, इसका असली रीजन सीखे कि ये जो पेपर है ये क्यों नहीं गिरा पानी से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा? देखो वो सब कुछ बच्चों को हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट आर द प्रिंसिपल रूट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज डालना चाह रहा है, बिल्कुल सही है। इनकरेज लर्नर टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, यस, उनको इनकरेज करना चाह रहा है। इनकरेज लर्नर टू आस्क द क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन भी आस्क करना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद द मोड ऑफ फीडिंग। देखो कौन सा एनिमल किस तरीके की फीडिंग करता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मान लो देख इसमें दे रखा है हाउस फ्लाई, है ना। मान लो क्या दे रखा है, हाउस फ्लाई कैसे फीड करती है, हमिंग बर्ड कैसे फीड करता है, कॉकरोच और इन्फेंट। ठीक है, देखो जो इन्फेंट है, इन्फेंट क्या होता है? छोटा सा बच्चा, है ना। तो छोटा बच्चा क्या करता है? सक करता है हर चीज को। उसके दांत तो होते नहीं है, तो वो क्या करता है बेटा? सक करता है हर चीज को। तो डी का ऑप्शन तो ये हो जाएगा 4th। कॉकरोच क्या करता है? कॉकरोच बाइट करता है, बाइट करके खाता है, छोटी छोटी चीजों को बाइट करके टुकड़ों में करके खाता है। तो सी का हमारा फर्स्ट हो गया और डी का 4th। सी का फर्स्ट, डी का 4th, यानी कि ऑप्शन ए ही आ जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। हाउस फ्लाई क्या करती है? हाउस फ्लाई स्पंजिंग करती है।
स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है कि वो सलाइवा की हेल्प से बाइट करती है, खाना खाती है ना। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड क्या करता है, सकिंग करता है। हमिंग बर्ड के आगे एक चोंच सी ऐसे होती है, उससे वो सक करता है, जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं ना, तो इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि द फ्री एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेराइजेस ऑफ द सेल स्विच। कह रहा है विच ऑफ दीज वायर शुड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। देखो, हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर आपने पढ़ा होगा, जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी हीट भी कम होगी भाई, है ना। तो हमें वो पेयर ढूंढना है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बच्चा, रेजिस्टेंस मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो एल बाई ए, यानी एल बाई ए की रेशियो पे डिपेंड करता है। एल रो तो रेजिस्टिविटी होती है। तो यहां पे देखना है हमें कि जिसका एल बाई ए यानी लेंथ और एरिया का रेशियो सबसे कम आएगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम होगी। चलो देख लेते हैं पहले वाला। तो एल बाई ए पहले वाले का, ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए देखते हैं हम। तो ए के लिए लेंथ कितनी हो गई 10, और एरिया क्या होगा 10 इंटू 10 टू पावर -8, यानी 1 इंटू 10 टू पावर 8 आ जाएगा। बी का कितना आएगा भाई, देखते हैं। बी का आएगा हमारे पास 10 अपॉन 8 इंटू 10 टू पावर 8 में सीधा पावर ऊपर ले गया, तो कितना आ जाएगा 1.25 10 टू पावर 8। थर्ड सी का निकाल लो, सी का कितना आएगा 12 अपॉन 6 10 टू पावर 8, यानी 2 इंटू 10 टू पावर 8। डी का देख लेते हैं, डी का कितना आएगा, डी का आएगा 5 अपॉन 10, यानी 0.5 10 टू पावर 8, यानी 0.5 10 टू पावर 8। सबसे कम किसका आया, डी का आया। डी का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो हीट भी सबसे कम होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगला क्या करते हैं हम, देखो कौन सा मिसमैच है इसके अंदर, इस सेट के अंदर। जिप्सम, क्या जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, हाँ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ होता है। स्लेट लाइम का फॉर्मूला ये होता है, नहीं होता है। स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर्स। देखो, रेगुलर मीटिंग विद द टीचर्स फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, क्या नेबरिंग स्कूल से टीचर क्या नेबरिंग स्कूल से कंटिन्यूसली मीटिंग करनी चाहिए उसको। देखो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तो नहीं, अगर वो मीटिंग अनप्रोफेशनल है, लाइक जैसे मिलके कोई प्रोफेशनल बातें नहीं हो रही, कुछ लर्निंग नहीं हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, ओके। दूसरा है रेगुलर रीडिंग ऑफ द साइंस कंटेंट गिवन इन द साइंस टेक्स्ट बुक। दूसरा, अगर देखो ये मैं इसका आंसर दो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर वो मीटिंग मान लो प्रोफेशनल हुई, उससे हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, फिर आंसर सेकंड होगा। क्यों, रेगुलर रीडिंग ऑफ साइंस कंटेंट गिवन द साइंस टेक्स्ट बुक, अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा, हमें नई चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। एनईपी भी यही कहता है कि जितना ज्यादा हो सके हमें बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाना है। क्लियर है बेटा। तो इसका आंसर तब, अगर पहले वाला प्रोफेशनल मीटिंग नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो देखते हैं इसके ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स वुड द एसोसिएट विद द साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है साइंटिफिक सोच, है ना। और साइंटिफिक सोच कभी भी रिलीजियस और कल्चर एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती, है ना। उसके अकॉर्डिंग साइंस से जिसकी साइंटिफिक सोच होगी वो क्या होगा, टेक्निकल सोचेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, चीजें मशीनरी पे ज्यादा ध्यान देगा, कल्चर को प्रमोट नहीं करेगा। समझ में आया। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रिजर्विंग इन द कैरिंग द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करेगा, क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगा कि बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। सस्पिशियस टुवर्ड द नॉन साइंटिफिक बिलीव्स, कुछ नॉन साइंटिफिक बिलीव्स होते हैं, है ना, जैसे साइंस वाले कम से कम गॉड को मानते हैं, है ना। तो इसका मतलब सस्पिशियस मतलब शक की निगाह से देखते हैं उसको कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना, ये ठीक है। कमिटमेंट टुवर्ड्स द कल्चर, कल्चर को नहीं प्रमोट करता साइंटिफिक टेम्पर, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द साइक्लोन्स। देखो साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, मस्त बताऊंगा। देखो क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जब हीट होती है ना, तो जो गर्म हवा है वो हल्की होके ऊपर उड़ जाती है, समझ गए। तो यहां हॉट एयर आ गई, तो हॉट एयर यहां चली गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा। भाई हवा यहां से चल गई ऊपर चली गई, तो यहां कौन सा रीजन हो जाएगा बेटा, लो प्रेशर।
अब इस लो प्रेशर की तरफ कौन भागा चलाएगा? कोल्ड एयर, ठंडी हवा भागी चली आएगी, और वो भी बड़ी स्पीड से, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा, एकदम भागी चली आएगी, इसलिए साइक्लोन बनता है ना। और आंधी भी इसी तरीके से आती है। आप देखना जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, आंधी आने के चांस उस दिन बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये रहा, वार्म राइजेस, वार्म एयर राइजेस एंड लो प्रेशर क्रिएटेड, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। व्हाइल प्रिपेयरिंग द डफ टू ब्रेड, बेकिंग पाउडर इज एडेड अलोंग विद द यीस्ट टू द फैसिलिटेट फर्मेंटेशन, बेकिंग पाउडर एक्ट एज फूड फॉर यीस्ट। देखो, बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर क्या यीस्ट के लिए फूड की तरह काम करता है? नो नो नो, बेकिंग पाउडर की एक अलग प्रोसेसिंग है, वो यीस्ट की जगह भी काम नहीं कर सकता है बेटा। यीस्ट एक एंजाइम है, बायोलॉजिकल एंजाइम है, वो फर्मेंटेशन में अपग्रेड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, ओके, मैच करना है भाई। यीस्ट क्या करता है अभी बताया हमने, बेकिंग करने के काम आता है। तो डी, ए का तो फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ कहाँ भाई? ए का फोर्थ ये रहा, ठीक है, ए का फोर्थ यहाँ है, ठीक है। और किसमें है? वायरस से एड्स होता है, यानी डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड कहाँ है? डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड, डी का सेकंड किसमें है? इसमें है, ये ऑप्शन होगा फिर, ठीक है, यही। और देखते हैं प्रोटोजोआ क्या करता है? मलेरिया करता है, हाँ भाई। बैक्टीरिया क्या करता है? कॉलिंग, कॉलरिया, ठीक है। तो ऑप्शन हो गए सारे, ठीक है। सी का क्या हो गया? सी का हो गया हमारा, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट किसमें? सी का फर्स्ट इसमें, तो आंसर फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 88, साइंटिफिक टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड द बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट, नरेटिंग बायोग्राफी ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ साइंटिस्ट मेक डिस्कवरीज बाय द फॉलोइंग अ यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, जो साइंटिफिक, आप क्या मानते हैं? आप बताओ पहले, क्या साइंटिस्ट की बायोग्राफी होनी चाहिए एनसीईआरटी बुक में या नहीं होनी चाहिए? भाई बिल्कुल होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्यों होनी चाहिए बेटा? क्योंकि देखो, साइंटिस्ट की जब हम उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, तो यार बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है बिना पढ़े भी, है ना। जैसे आइंस्टाइन है, वो स्कूल नहीं गए थे, न्यूटन स्कूल नहीं गए थे, तो फिर भी उन्होंने क्या करा? इतनी ज्यादा अच्छी डिस्कवरी करी है। हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, उन्होंने क्या करा? अब्दुल कलाम, अब सॉरी आजाद बोल दिया मैं, अब्दुल कलाम जी हैं जो हमारे, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने क्या, कितनी गरीबी में रह के भी इतना वो हमारे जो है क्या बन गए? मिसाइल मैन बन गए, है ना। तो हम पढ़नी चाहिए बेटा, इंस्पायर करती है ये हमें, ठीक है। तो दोनों ही चीजें ठीक है, और द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपको पता होगा कि मानो ये अर्थ है हमारे पास, तो अर्थ के पास एक नेचुरली एक आवरण, एक कवरिंग है बहुत सारी गैसेस की। वो क्या करती है? वो सन से जो आने वाली लाइट है उसको ट्रैप कर लेती है, ऐसे नहीं कि रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। अगर ये गैसेस नहीं होती तो क्या होता? वो जो सनरेज आ रही थी वो वापिस चली जाती, वो ट्रैप नहीं होती। अर्थ इतनी गर्म नहीं होती, और अर्थ पे जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि अर्थ बहुत ठंडी होती है उससे, ठीक है। तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये अर्थ को गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सोलर जो कुकर होता है वो गर्म होता है। उस गर्म क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, उसके ऊपर एक ग्लास शीट लगी होती है, और ग्लास शीट क्या करती है? उसको, उस हीट को ट्रैप कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? उस हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं जा पाती रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ग्लास शीट हो जाएगा। आपने देखा होगा गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इसी वजह से गर्म हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि वो हीट को क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है, अगर वो धूप में खड़ी रहे। समझ में? ठीक। नेक्स्ट, सना एंड प्रिया मेजर्स देयर बॉडी टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर। सना रिकॉर्डेड हर बॉडी टेम्परेचर टू बी 98.6। अरे ये तो बॉडी टेम्परेचर है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे ना, फॉर्मूला कौन सा? FC इक्वल टू F 5/9 F माइनस 32। इस F की वैल्यू आप 98.6 रखोगे तो ये 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, ठीक है। और प्रिया का टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेल्सियस है, यानी प्रिया का टेम्परेचर ज्यादा है, और प्रिया को फीवर भी है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर है, ठीक है। प्रिया का टेम्परेचर ज्यादा है सना से, दिस इज द राइट ऑप्शन।
समझ में आया बेटा? ओके, तो ये थे हमारे सॉल्यूशंस बेटा, और आई होप ये सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। हमने कोशिश की है इसके मोस्ट एक्यूरेट आंसर देने की बेटा, और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू सो मच।